आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच बहुत गौरवशाली है। हमारे श्रद्धेय तदु अशोक चक्रधर जी इस मंच पर उपस्थित हैं। कवि सम्मेलन निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। भाई अरुण जैमिनी जी, संपत सरल जी, डॉक्टर सुमन दुबे और शशिकांत यादव जैसे बड़े नाम इस मंच पर उपस्थित हैं। मेरे सामने बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, अग्रिम पंक्ति से लेकर के दर्शक दीर्घ में पीछे तक। सबकी महनीय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और आलोक अग्रवाल जी, भारत भूषण गुप्ता जी, आलोक रंजन जी, तमाम महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने कविता की ये शाम सजाई है और उनके सहयोगी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद संप्रेषित करता हूँ। दोस्तों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र की वंदना गाते हुए लिखा कि मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। या अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उन कविताओं के प्रणेता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के स्मृति में कवि सम्मेलन आयोजित है। आइए राष्ट्र चेतना के मुक्तक से बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा करके मुझे आकर्षित करें। मैं देखना चाहता हूँ इस देश की मिट्टी की धड़कन और खुशबू आपके दिलों में कितनी बसी हुई है। शशिकांत ने, मेरे छोटे भाई ने जहाँ से बात शुरू की कि हिंदुस्तान को हजारों साल से विदेशी आक्रांताओं ने और हमारे पड़ोस की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित नहीं, लोगों ने टेढ़ी दृष्टि से यहाँ देखा। लेकिन इस मुल्क के बेटों का हौसला जो सरहद पर खड़े होते हैं या संसद की सुरक्षा में खड़े होते हैं, सीने पर गोलियां खाने अपना रक्त देते, लेकिन इस तिरंगे को झुकने नहीं देते। उनके सम्मान में चार पंक्तियां उनके पराक्रम को प्रणाम निवेदित करते हुए पढ़ना चाहता हूं कि हमारा हौसला फौलाद है ये चुप नहीं सकता। बिल्कुल नई पंक्तियां, पहली बार मेरे मंच के मित्र भी सुनेंगे आप भी, कि हमारा हौसला फौलाद है ये चुप नहीं सकता, हमारा हौसला फौलाद है ये चुप नहीं सकता, विजय पथ पर बढ़ाए हिंद का रथ रुक नहीं सकता, विजय पथ पर बढ़ाए हिंद का रथ रुक नहीं सकता, मचा लो शोर कितना भी, लगा लो जोर कितना भी। और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए, हिंदुस्तान का एहसास एक क्षण के लिए दिल में जाग जाए, तो आकाश पर तालियां बजा करके सूचित करना, मचा लो शोर कितना भी, लगा लो जोर कितना भी, लहरता शान से नभ में तिरंगा झुक नहीं सकता, लहरता शान से नभ में तिरंगा झुक नहीं सकता। और तिरंगा क्यों नहीं झुक सकता? किन लोगों की वजह से ये हिंदुस्तान महफूज है। आज हम यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उन बेटों को सरहद पर जो खड़े होंगे -30 डिग्री के तापमान में, या जैसलमेर की तपती हुई 50 डिग्री की तपती हुई बालू रेत में दुश्मन की ओर अपने बंदूकों की संगीने किए हुए, उनके नाम आपकी तालियां जाएं कि वतन की आन जिंदा है, वतन का मान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन का मान जिंदा है, उन्हीं के शौर्य से माँ भारती का मान जिंदा है, उन्हीं के शौर्य से माँ भारती की शान जिंदा है, लगाकर जान की बाजी खड़े जांबाज सरहद पर, उन्हीं रण बांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है, उन्हीं रण बांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। साहब, बहुत सारे आरोप लगते हैं, देश की पीढ़ियां बदचलन हो गई, लेकिन इतिहास पढ़ना, जंगे आजादी का इतिहास पढ़ना, या आज भी हेमराज सुधाकर के सर कट जाए सरहद पर। कई बार तो आप सोचते हैं कि क्यों शत्रु मुल्क ले गया होगा हेमराज और सुधाकर के सर काट करके, क्या किया होगा पड़ोसी मुल्क ने उनके सरों का। शायद वो दिखाना चाहते होंगे अपने देश की कायर आवाम को और कायर सेना को कि हिंदुस्तानी सैनिकों के सर में ऐसा क्या भरा होता है कि जो कटना तो पसंद करते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। तब पढ़ना चाहता हूं इस देश की नौजवान पीढ़ी के पराक्रम को प्रणाम निवेदित करते हुए, और कविता की अंतिम पंक्ति में एक नाम, एक इशारा आप तक समझ में आ जाए। लंदन में जाकर के जिसने जलियांवाले बाग का बदला लिया, ये हिंदुस्तान की वो नौजवान पीढ़ी मेरे सामने बैठी है कि कोई ना भांप पाए। किसी को नहीं पता था, डायर को भी नहीं पता था कि आज वहां असेंबली में होने वाला क्या है। 30 साल तक भटका, 27 साल तक भटका उत्तम सिंह, लेकिन लंदन में जाकर के हिंदुस्तान के अपमान का बदला लिया इस देश की नौजवान पीढ़ी ने। तब पढ़ता हूं कि कोई ना भांप पाए वो नया मजमून देती है, कोई ना भांप पाए वो नया मजमून देती है, वतन को जब जरूरत हो तो अपना खून देती है, वतन को जब जरूरत हो तो अपना खून देती है। और अगली दो पंक्तियों पर तैयार रहना
तालियां बजे तो ऐसा विस्फोट करना स्वर्ग में कहीं उधम सिंह हो तो उन्हें पता लगे कि हिंदुस्तान के स्वाभिमानी देशभक्त लोग उनके बलिदान को नहीं भूले। कि कोई ना भांप पाए वो नया मजबून देती है, वतन को जब जरूरत हो तो अपना खून देती है। हमारे मुल्क की इस नौजवानी को नमन मेरा, हमारे मुल्क की इस नौजवानी को नमन मेरा, जो डायर को उसी के घर में जाकर भून देती है, जो डायर को उसी के घर में जाकर भून देती है। और हम का साहित्य जोड़ने की बात करता है, कभी तोड़ने की बात नहीं करता। दर्द सरहद के पार का हो या इस मुल्क का दर्द हो, दर्द दर्द होता है। पेशावर में जो घटना घटी, दो मुक्तक आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या शायद आतंकवाद या दुनिया के इतिहास की घिनौनी घटनाओं में सबसे निकृष्टतम और सबसे जहां दरिंदगी भी शर्मसार होगी ऐसी घटना होगी। एक क्षण के लिए कलेजे पर हाथ रख करके सोचना कि एक भी बच्चा उस स्कूल में, जो वही एक बालक जीवित बचा जो उस दिन गया नहीं था, किसी की करुणा नहीं जागी बच्चों पर हथियार उठाते हुए। मेरी चार पंक्तियां, बच्चे बोल पाते हैं, बच्चों के शव बोल पाते तो वो क्या कहते कि हमें माँ मैं अम्मा और बाबूजी की नजरों का सितारा था। आपकी संवेदनाएं जाग जाएं तो कविता की अंतिम पंक्ति पर मुझे सूचित कर देना कि मैं अम्मा और बाबूजी की नजरों का सितारा था, मैं अम्मा और बाबूजी की नजरों का सितारा था, मैं प्यारा था बहुत उनको, मैं सबका ही दुलारा था, मैं प्यारा था बहुत उनको, मैं सबका ही दुलारा था। बिछी मासूम बच्चों की ये लाशें पूछती हमसे, और अब अपनी संवेदनाओं को, अपने दर्द को तालियों में उड़ेल देना। बिछी मासूम बच्चों की ये लाशें पूछती हमसे, हमें बतलाओ तो हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हमें बतलाओ तो हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। और शायद वो ताबूत बोल पाते, मैं आक्रोश का कवि हूं, अपना गुस्सा भी उड़ेलता हूं अगली चार पंक्तियों में। शायद वो ताबूत बोल पाते बच्चों के तो उन्होंने ये कहा होता कि हमें मारा जिन्होंने है उन्हें मत माफ कर देना, हमें मारा जिन्होंने है उन्हें मत माफ कर देना, कोई इंसान बाकी हो तो फिर इंसाफ कर देना, कोई इंसान बाकी हो तो फिर इंसाफ कर देना। जिन्होंने बेरहम होकर कहर बच्चों पे बरपाया, जिन्होंने बेरहम होकर कहर बच्चों पे बरपाया, तुम ऐसे जालिमों को इस जहां से साफ कर देना, तुम ऐसे जालिमों को इस जहां से साफ कर देना। और दोस्तों आइए बैठ जाइए। मैंने कुछ नहीं लिखा, पिछले 20-25 वर्षों से हिंदी के काव्य मंचों पे जब से हूं तब से केवल इस मुल्क के बेटों का दर्द गाया है। एक जानकारी बस मैं ये दे देता हूं कविता की भूमिका में। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं वहां का बालक करगिल के युद्ध में सेना में गया, सीने पर 17 गोलियां लगी लेकिन टाइगर हिल को फतेह करके लौटा। वो देश का जीवित चौथा नागरिक है जिसे परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान मिला। लेकिन युद्ध 48 का हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, करगिल हो या आज भी जो सरहदों पर पीछे हेमराज सुधा करके सर करके आए, या बिहार में 5 बेटों के शव आए, तब मुझे लगता है कि इस मुल्क के बेटों के साथ और शहीदों की माओं के साथ सियासत कभी कभी जब भी युद्ध हुए तब कोई ना कोई बेईमानी तो करती है। मैं जो दिल्ली का तेवर होना चाहिए था, जो संसद का तेवर होना चाहिए था, जो लाल किले की भाषा होनी चाहिए थी, वो भाषा नहीं हुई। हमने घोषित और अघोषित युद्धों में हजारों बेटे इस मुल्क के खो दिए। तब कहना चाहता हूं, लेकिन 4 पंक्ति इस देश के शौर्य पराक्रम के नाम पढ़ता हूं, तिरंगे के नाम पढ़ता हूं कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। तब कहता हूं जब बेटों के शव आए तिरंगे में लिपट करके, पत्रकारों ने माओ से रोने की वजह पूछी तो सीना ठोक करके कह दिया कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी। राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी माँ हूं, बड़ी माँ तो माता भारती है। बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से माँ कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। तब उन माओं को सल्यूट करते हुए पढ़ता हूं। इसका थोड़ा सा बेस बढ़ा देना
कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। और अब मुझे सूचित करना कि देश कहां धड़कता है, आपके दिलों में कहां बसता है। तालियां उठें तो आकाश पर तालियां उठा करके मुझे सूचित करना कि शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। दोस्तों, सरहद से बेटों के शवाए तिरंगे में लिपट करके साथी सैनिक भी आए। उन्होंने बताया बड़े शौर्य पराक्रम के साथ इस मुल्क के बेटे लड़े, आपके बेटे लड़े। उन्होंने कोई गोली दुश्मन की अपनी पीठ पर नहीं खाई। माओ के चेहरे पर ना शिकन ना आंखों में आंसू, लेकिन तिरंगे को हटा करके मां ने बेटे के शव को देखा तो बेटे की पीठ पर गोली का निशान दिखाई दिया। ये कैसा निशान है जो देश को, जो राजनीति को दिखाई नहीं देता, जो इस देश के आवाम को दिखाई नहीं देता, केवल शहीद सैनिकों की माओ को दिखाई देता। वो मेरा बारीक कविता का इशारा आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना, हमारे किसी सैनिक की पीठ पर गोली का निशान नहीं था, लेकिन मां को लगा कि ये गोली जो पीठ पर है, बेटे की पीठ पर गोली है, ये गोली सरहद के पार से नहीं चली, ये गोली इस देश की सरहद के भीतर से चली है। वो बारीक इशारा आप तक पहुंचे तो मुझे बताना, बेटे के शव से पूछना चाहती है आखिर उसकी पीठ पर गोली का निशान कैसा। कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख की सुमा की होगी कि प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। मेरे सामने जो मातृशक्ति बैठी से सैल्यूट करते हुए पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। हो सकता है अमेरिका के पास में डॉलर की बहुत बड़ी ताकत हो, जापान के पास में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी ताकत हो, लेकिन जो ताकत परमपिता परमात्मा ने हिंदुस्तान के बेटों को हिंदुस्तान की मां के रूप में दी है, वो दुनिया के किसी देश के पास नहीं। तब पढ़ता कि प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने। शत्रुओं की कोई गोली पीठ पे ना खाई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ न आई है। पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ न आई है। और दोस्तों, कहीं सैनिक के शब्द में बोलने की शक्ति रही होती, मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर कविता की 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, मुल्क से आए हुए उन बेटों के नाम जो बेटे तिरंगे में लिपट करके आए। और वो दर्द आप तक पहुंचे, कविता की अंतिम पंक्ति बारीक इशारा आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित करना। सैनिक के शव बोल पाते तो उनकी भाषा ये रही होती कि सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। 30 डिग्री -30 डिग्री के तापमान में पीठ पर 30 किलो वजन बांध करके नाखूनों से पहाड़ काट करके हिमालय के शिखरों पर इस मुल्क के बेटों ने शौर्य गढ़ दिया। बर्फ की पहाड़ियों को अग्नि के ज्वालामुखी विस्फोटों में तब्दील कर दिया। लेकिन जब भी समझौतों की मेजों पर इस मुल्क के बेटों का बलिदान सियासत ने धुल दिया तो कवि को बोलना पड़ा। ये भाषा, यदि आपको लगे कि हाँ यही भाषा रही होगी सैनिक का शब्द बोलता, तो मुझे सूचित करना कि सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणितों की धार वो बहाई थी। सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणितों की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी। और अब चाहता हूं आपकी तालियों को आमंत्रित करना चाहता हूं, उन्हें खोलना, मेरी बात पहुंचे। यही ये एक पंक्ति संभाल लेना दोस्तों, और मुझे सूचित करना कि मेरी बात आप तक पहुंची। कि पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी। चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई। बेटा थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। देखो, और ये चाय का क्रम महाभारत में देखो मुझसे ही कहा था कृष्ण जी ने कि अर्जुन तया चापी मया चापी, हे अर्जुन तुम भी चाय पियो मैं भी चाय पीता हूं।
लेकिन ये द्वापर नहीं है, कलयुग है। अर्जुन को यहाँ लगा दिया और बाकी लोग चाय पे लगे। कलयुग नहीं है, ये बच्चे हैं, इनको मालूम है कि इस देश में एक व्यक्ति चाय बांटते बांटते प्रधानमंत्री बन गया, तो ये भी बच्चे बनना चाहते हैं। इनका लक्ष्य बड़ा है। एक बार ताली बजाइए इन बच्चों के लिए। इसीलिए और इस बात के लिए बजाइए कि ये इतनी शिद्दत के साथ हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, वरना बच्चे। मैं भी शशिकांत इसीलिए इनसे कुछ नहीं कह रहा, पता नहीं कौन सा प्रधानमंत्री हो जाए। तो स्वागत। हाँ, कल साहब प्रधानमंत्री हो जाए तो बहुत कुछ हमें भी जरूरत होगी इनकी बच्चों की। तो आइए 4 पंक्तियां मैं और पढ़ना चाहता हूँ इस तेवर की। और दोस्तों, अभिमन्यु चक्रव्यूह का सप्तम द्वार नहीं भेज सके, इसमें अभिमन्यु का कोई दोष नहीं था। मैं इस देश की नौजवान पीढ़ी का आक्रोश उड़ेलना चाहता हूँ। कविता की अंतिम पंक्ति, सरहद यहाँ से लेकर के संसद तक आपकी तालियां गूंजें, वहां आपके बेटों का दर्द जाए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। अभिमन्यु इसलिए वीर गति को प्राप्त हो गए, अभिमन्यु को किसी ने चक्रव्यूह भेदने की कहानी नहीं सुनाई। भैया इसका थोड़ा सा बोलिए, मगर बेस इसका बढ़ा दो, और मेरा बढ़े तो इसे कम मत करना। होता कई बार नहीं, इको नहीं है, वो तो बिल्डिंगों से टकरा के आ रही है। मैंने माइक वाले को समझा दिया है कि कभी कुछ भी बोले तू माइक को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि ये तो बोलते हैं, इनको पता थोड़ी इको क्या होता है। नहीं, माइक तुम्हारा बहुत बढ़िया है। केवल शशिकांत को पता है, केवल ये माइक का काम करता था पहले, इको क्या होता है। बाकी तो सब कवि हैं। अच्छा, ये सुन के कवि हो गया। तुम्हारा भी भविष्य उज्जवल है। इसी तरह से कवि सम्मेलन में जरूर माइक लेके जाना, तो यहाँ संचालक की कुर्सी पर बैठे पाओगे। ये काम करता था पहले। ये सच बात है बिल्कुल। आओ चलो सुनते हैं कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। धो ना जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो ना जाए कुर्बानी इस देश की। धो ना जाए कोई बलिदान। मैं जिस प्रदेश से आया वहां की माननीय मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह दिया। तब बोलना पड़ता है कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। व्यर्थ शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। चलो मैं एक और दूसरा छंद पढ़ता हूँ। ये जो शरारतें करता है नहीं, इसकी शरारतों से गड़बड़ हो जाती है। मैं अगली 4 पंक्तियां आप तक पढ़ता हूं बेटों की ओर से कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का सवार करवाए हम। आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का सवार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे, शत्रुओं के वक्ष फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे। चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम, सरहद पार से तो जीताए बार बार, हर जंग अपनों से हार करवाए हम। सरहद पार से तो जीताए बार बार, हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। और दोस्तों, बहुत सारे आरोप लगते हैं, इस देश की पीढ़ियां बदचलन हो गई। राजस्थान में एक जगह नीम का थाना, वहां का 22 साल का बेटा सरहद पर अपनी शहादत दे गया। शहादत देने से पहले अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखा सरहद से कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। आप कहेंगे इसमें क्या खास, क्या नया, क्या विशेष लिख दिया, लेकिन दूसरी पंक्ति जो राजस्थान के बेटे ने लिखी, हिंदुस्तान के बेटे ने लिखी, उसे सुनकर के लगे कि आज भी इस देश की नौजवान पीढ़ी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां या उधम सिंह के संस्कार धड़कते हैं, तो उसे प्रणाम करना, उसके नाम तालियां उठाना कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। तब पढ़ना चाहता हूं कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। और मैं जानता हूं सेना और पुलिस में कौन जाते हैं, कैसे बेटे जाते हैं। बहुत ज्यादा शिष्ट और शालीन और अनुशासित बेटे सेना और पुलिस में नहीं जाते। वो जाते हैं जिनसे स्कूल में मास्टर जी परेशान, घर में मम्मी पापा परेशान, पड़ोसी परेशान।
वो बेटे जाते हैं सेना में। लेकिन अगली बात कहता हूं दोस्तों, जब वही उद्दंड बेटे इस देश के शौर्य और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए सरहदों से तिरंगे में लिपट करके लौटते हैं, तो इस मुल्क को उनको पांव देकर छू करके सल्यूट करना पड़ता है। तब इनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं सेना के सम्मान में कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। पिछले दिनों एक सरहद के पार से एक स्वर गूंजा की बिलावल नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि हम कश्मीर को छीन करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। हालांकि वो चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि कश्मीर को वो इसलिए पाकिस्तान में नहीं मिला सकते, हम कश्मीर को इसलिए नहीं दे सकते। हिंदुस्तान वो देश है दोस्तों जो बस में, ट्रेन में शीशे वाली खिड़की वाली सीट नहीं देता किसी को। कश्मीर कैसे दे देंगे हम? लेकिन साहब मैं तो इस बेटों की ओर से पढ़ना चाहता हूं कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार कर आए हम। भारतीय का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। भारतीय का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, हम शत्रुओं का दंभ झाड़ते चले गए। यहाँ माला जपने के सपने जो देखते थे, उनको उखाड़ते पछाड़ते चले गए। नानी याद करता था पानी मांगता था शत्रु, नानी याद करता था पानी मांगता था शत्रु। जब चाहा पानी सा उतारते चले गए। दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए। दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इस मुल्क के बेटों के हाथों की हथकड़ियां दिल्ली ने खोली होती, पांव की बेड़ियां खोली होती, 10 घंटे में सरहदों का इतिहास बदल जाता, या आतंकवाद की समस्या खत्म हो जाती। तब इस मुल्क के बेटों की ओर से पढ़ना चाहता हूं कि शत्रुओं ने काश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं, समूचे फाड़ आएंगे। शत्रुओं ने काश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं, समूचे फाड़ आएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का चीर, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का भाल, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे। सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए। सैनिक सपूत सिंह से दहाड़ आएंगे। दिल्ली 10 घंटे की इजाजत इन्हें जो दे दे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाढ़ आएंगे। दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाढ़ आएंगे। और दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। उत्तर प्रदेश हर बात का उत्तर देना जानता है। सन 65 के युद्ध में हमारे पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक दिए थे, घोषणा करके कि अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क के बेटे वो सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। उत्तर प्रदेश में छोटी सी जगह है गाजीपुर। गाजीपुर दुनिया के देशभक्त लोगों के लिए, भारत के देशभक्त लोगों के लिए तीर्थ स्थान बन गया एक सैनिक की वजह से। उस सैनिक का नाम था अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद ने वो टैंक तोड़े, उसके साथियों ने वो टैंक तोड़े। वो बेटे भले ही तिरंगे में लिपट करके आए, लेकिन शत्रु के उन अभेद्य टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। कैसे लड़े होंगे? जब उनके शव आए होंगे तिरंगों में लिपट करके, उन टैंक तोड़ने वाले बेटों के शहीद सैनिकों की मां को क्या बताया होगा साथी सैनिकों ने। वो शौर्य पराक्रम की 4 पंक्तियां आपकी झोली में डालना चाहता हूं। और गाजीपुर के 2 ही लोग प्रसिद्ध हुए, एक तो अब्दुल हमीद और दूसरी सुमन दुबे। ये भी गाजीपुर से ही है, ये भी जिंदा शहीद है, देशभक्त। मतलब मेरा कहने 4 पंक्तियां वो आप वो
कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। और अब दोस्तों, मेरे खाते की जो तालियां शेष हों या अब्दुल हमीद कहीं हों, उनके साथी जन्नत में स्वर्ग में हो, तो उन्हें सूचित कर देना तालियां बजा करके मुझे विदा करना कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया। अर्जुन भाई ने इस कवि सम्मेलन को जो शुरुआत में ऊंचाई दी है और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया कि एक पाकिस्तान का दूध स्वयं चला आया, निकल भी गया। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ठीक काम कर रहा है आपके यहाँ, कि उन्होंने छोड़ रखे हैं कुछ लोग यहाँ पर भी। अर्जुन भाई का काव्य पाठ अगर आपके मन तक पहुँचा हो तो एक बार मन भर के ताली बजाइए। मैं वहीं से भी नाम ले सकता था, लेकिन मुझे इसलिए आना पड़ा कि मैं रस परिवर्तन करने जा रहा हूँ। कोई बात जब देशभक्ति के स्वर में कही जाती है तो वो वैसे कही जाती है जैसे अर्जुन जी ने कही, लेकिन अगर इसी बात को अगर हास्य रस में कहना हो तो इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान अब हमारे लिए कोई दुर्भाव का विषय नहीं, अब हमारी दया का विषय है। और ये तो कवि सम्मेलन अभी यहाँ हो रहा है, हो सकता है अगला कवि सम्मेलन आलोक भाई पाकिस्तान में ही अपने को करना पड़े, क्योंकि जब वो हमारा हिस्सा हो जाएगा तो वहाँ भी तो कविता सुनाने जाना ही पड़ेगा बिना पासपोर्ट वीज़ा के। और आप सब छोटे छोटे शहरों से आए, कोई उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य प्रदेशों से आए होंगे। छोटे छोटे प्रदेश में छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गाँव से, वहाँ की महिलाएं पाकिस्तान सरी के विषय को 2 मिनट में निपटा देती हैं। एक ग्रामीण महिला ने दूसरी ग्रामीण महिला से कहा कि नवाज शरीफ के कीड़े पड़ेंगे, तो दूसरी ने कहा पहले कीड़े से पूछ वो पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। अब आप बताओ कहाँ तनाव की बात, निपट गया पाकिस्तान। लेकिन अपना अपना रस है, अपना अपना तेवर है। आइए मैं एक ऐसे व्यंग्यकार को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ जो बात घुमा के कहेंगे, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगी तो कई दिन तक आप उसमें घूम घूम कर हंसेंगे। इनकी कविताएं कई लोगों को तो कई कई साल बाद समझ में आती हैं और वो हंसते रहते हैं। अभी हम बैतूल गए थे, कवि सम्मेलन में उतर लेने आया, वही आदमी हंस रहा था ताली बजा बजा के। तो मैं तो आश्चर्यचकित था, मैंने कहा मुझे सुन के तो हंस नहीं सकता। तो मैंने इनकी तरफ देखा तो मैंने बोला क्यों हंस रहे हो? बोले ये पिछले साल सुना के गए तो वो मुझे आप समझ में आई। मैं उनके व्यंग की जमीन के लिए एक व्यंग्यकार की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। नेताओं के हम बहुत गुणगान करते हैं, हमने बहुत मन से एक सरकार बनाई है, लेकिन 6 महीने में जो हमारे अनुभव हैं, मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। इनको वादे याद दिलाना सबसे, किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाएं तो फिर मुझे बताना कि इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। दारू जैसे जहर का आखिर बिकना बंद करवाए कौन? हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। आइए देश के लोकप्रिय व्यंग्यकार आदरणीय श्री संपत सरल जो जयपुर से हमारे बीच आए, जोरदार तालियां बजाकर आप उनकी अगवानी करें। आप सब लोगों का अभिवादन। एक तो मैं देख एक सूचना आ गई है कि समय थोड़ा सा बढ़ गया है, चिंता मत करो, अभी हम सुनाना शुरू किया, हम सुबह 5 बजे तक करवा लेंगे। लेकिन वो भोजन का क्या होगा ये सोच लेना, अभी सुबह ब्रेकफास्ट करके जाना पड़ेगा। स्वागत। अच्छी बात, स्वागत भैया। ये अच्छी बात है कि आपने समय बढ़ने की सूचना पहले नहीं दी, वरना 15 मिनट से सो दिया और नहीं बैठता।
दरअसल वो एक छंद भूल भी गए थे। उसका कारण है, हर छंद में शहीद बोलता है, वही छंद भूले जिसमें जीवित सैनिक बोलता है। लेकिन मैं चाहता हूं, पहली बार वो बंबई आए हैं और बड़ी हड़बड़ी में 2 कवि मना कर चुके थे, उसके बावजूद उस आदमी ने हिम्मत की। इंटीरियर में रहते हैं, वहां से दिल्ली आए, फ्लाइट पकड़ी और यहाँ तक पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। काफी मैं देख रहा हूँ लोग अब तक भी आ रहे हैं कि चलो यार, अब तक तो आधा तो खत्म हो ही गया होगा। हाँ, काफी कुर्सियां खाली हैं। जो दाएं बाएं सज्जन खड़े हैं, सज्जन तो शिष्टतावश कह रहा हूं, आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लो। खाली कुर्सियों के बावजूद लोग खड़े हैं। दरअसल हिंदुस्तानी आदमी ऐसी किसी चीज पर बैठना ही नहीं चाहता जिस पर लेट नहीं सकता हो। जवाब नहीं है। हाँ, एक बच्चा बीच में काफी खेल रहा है, बेटा तू भी बैठ जा। हाँ, मेरे यही समझ में नहीं आ रही, जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ खेलते हो। आप बैठो बाबूजी, आपका नहीं है। मतलब मुझे क्या करें। दरअसल बच्चों के साथ यही समस्या है जी, पहले इनको बोलना सिखाओ और बाद में चुप रहना। बड़े मनोयोग से आप सब लोग सुन रहे हैं। बैठो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आलोक भी है। अच्छा, आलोक जी हैं क्या? चल, बताने से ये तो पता लगा पेमेंट किससे लेना है। क्या है जी, जरा देश में बड़ी दिक्कत रहती है। ये तो एनआरआई है, पता नहीं कौन सी फ्लाइट पकड़ ले। और कवियों की हालत ऐसी हो जाए, प्रवेश निःशुल्क और निकलने के 100 रुपए। शुरू में जो वक्तव्य दिए गए मुझे अच्छा लगा। एक सज्जन जिनका नाम गांधी था, वो भी बोले, देश में जिस तरह का वातावरण चल रहा है, खुशी होती है जान करके कि कोई जगह तो ऐसी है जहां गांधी भी सुना जा रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ। दोस्तों, आप सब लोग ये तीसरी बार कवि सम्मेलन करवा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस तरह का कर जाएं कि आगे भी करवाते रहो। कला की स्थिति इन दिनों बड़ी दयनीय है। आर्ट कल्चर की हालत खराब है देश में। बिरजू महाराज तक च्यवनप्राश बेच रहे हैं। और ये मैं पहला कवि सम्मेलन देख रहा हूं जिसके सारे प्रायोजक तमाम बैंक वाले हैं। मोदी जी देश में जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवा रहे हैं, ये लोग पैसा ला कहां से रहे हैं। हाँ, लेकिन एक अनुत्पादक काम में आप पैसे लगा रहे हो। मुझे मालूम है देश का अर्थशास्त्र किधर जा रहा है। बहुत अच्छा आप सब लोगों के बीच में आकर के लगा। नए साल में भी 3-4 दिन बाकी हैं। आपको नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूं मैं तमाम कवियों की तरफ से। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, खूब हंसें, अच्छा सोचें, आपके अच्छे दिन आए। मैंने तो औपचारिकता बस कहा है, बुरा मत मान जाए। अभी तो एक सज्जन के घर चोरी हो गई तो वो झल्लाते हुए बोले कविराज यही है क्या वो अच्छे दिन। मैंने कहा भाई साहब नाराज क्यों हो रहे हो, मोदी जी ने ये थोड़ी कहा था कि अच्छे दिन सिर्फ साहूकारों के ही आएंगे। वाह भाई, बढ़िया 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 संपत भाई, वाह 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 वाह। नए साल में आपका समय अच्छा गुजरे, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए योग जरूर करना। क्योंकि योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि संकट के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। हाँ। मैथिली शरण गुप्त जी ने उन नारी पात्रों को तरजीह दी, महत्व दिया जो साहित्य में उपेक्षित थे। भाई उर्मिला का दर्द कौन गाता, यशोधरा का दर्द कौन गाता, और एक तीसरा दर्द मैं गा रहा हूं,
उर्मिला का 14 साल था, यशोधरा का भी काफी लंबा था। एक दर्द मैं बता रहा हूं जो सबसे लंबा था। मोदी जी ने चुनाव में बड़ी ऊंची फेंकी, बोले मेरा 56 इंच का सीना है। अगर व्यंग तक पहुंच जाओ तो समूह रूप में बताना। बोलो मेरा 56 इंच का सीना है। मैंने कहा साहब, शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, संपत भाई वाह। आजादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग पैदा हुआ। अच्छा, मोदी जी भी क्या करें, वो कुछ कोशिश करते हैं, बीच में कुछ संसदीय सन्यासी लगे हुए हैं काम पे। वो लोग इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको मारने दौड़ते हैं कमंडल लेकर, गुस्से में उससे आगे निकल जाते हैं। वाह, बिराजो साहब। नहीं कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। काफी लोग आ चुके हैं, इस तरह पकड़ पकड़ के लाना बंद करो। फिर निकल लिए, आ जाओ, वरना इस बार आपको पकड़ने भेजूंगा मैं। हो सकता है खुद भी आ जाऊं। कोई बात नहीं, अगली खेप। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते हैं तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था। वाह, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकते। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों के तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। मेरे ख्याल से अब तो आप आसाराम जी को समझ गए होंगे। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे, शशिकांत के लिए कह रहा हूं। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो आप इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा कर, क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। ये प्यार मोहब्बत बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और शशिकांत का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। ये रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। बात अच्छी लगे तो आप तालियां जरा बजा दिया करो। मरते हुए पे कौन मरेगा। इतनी सी तालियों से तो मेरा ही सम्मान नहीं हो रहा, शशिकांत का क्या अपमान होगा। संपत भैया जवाब नहीं आता। मुझसे कौन प्रेम करती, लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे।
और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके दो नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकते। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को यह हिदायत दे देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं। दोस्तों, कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, दुनिया की, कैरियर की, परिवार की, एक निवेदन कर दूं, ये मीडिया के बंधु नेह के नाम पे देह का खेल कर रहे हैं अपनी टीआरपी के लिए, पैसा कमाने के लिए। कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। देश के सामने कुछ चुनौतियां हैं। एक तो ये मीडिया का जो रोल है ये बहुत जोरदार है। इस समय सब लग रहे हैं अपने धंधे में। आधे समय तो चैनलों पर नेता आते रहते हैं, आधे समय सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, और हम लोग भी बड़े मन से देखते हैं, चलो यार नेताओं से तो ठीक ही। एक चैनल कह रहा हमने स्वर्ग के सीढ़ियां लगा दी, दूसरा कह रहा हमने लंका ढूंढ ली या अयोध्या ही गले में फंसी पड़ी है। ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता है। पिछले 10-12 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो सबसे बड़ा अपराध किया वो ये, इस देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो गए। वाह, बढ़िया है। थोड़ी बहुत उम्मीद अखबारों से है। भाई प्रिंट मीडिया आज कम से कम किसी भी अफवाह को फैलाने में 24 घंटे तो लेता है, लेकिन उसका भी आत्मविश्वास गिर गया। अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकल रहे हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का आप कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद लेना। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया तो चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। फिर मैंने रिसर्च करी इतने अखबार बिकते कैसे। अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम अखबार में छपा। मैंने कहा जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? व्यंग तक पहुंच जाओ तो मोहब्बत देना। मैंने कहा जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। इस मीडिया की गैर जिम्मेदारी पे मुझे ताज भोपाली का एक शेर याद आता है। अशोक जी भाई साहब के सानिध्य में कहना चाहता हूं। उन्होंने कभी कहा था, तुम्हारे बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। वक्त हिसाब लेता है, समय हिसाब लेता है। ये नेता आए थे हरिभजन को और कपास ओटने में लग गए। देश की जो मूल समस्या है उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। समय निकल जाता है, चीजें रह जाती हैं। वक्त किस तरह से हिसाब लेता है। आप सूदी जन है, इस मंच से खड़ा होकर, हो सकता है इससे आक्रामक बात मैं कह नहीं सकता, उसके बाद एक रचना सुनाऊंगा, अच्छा लगे समर्थन करना। समय किस तरह से हिसाब लेता है। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंड बाजे वाले पहनते। एक आदमी कुछ करना चाह रहा है, देश में कुछ बदलाव करना चाह रहा है, तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। उस आदमी को भी उसी लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। देश पहले ही साइलेंट मोड पे था 10 साल, लेकिन समस्या यह है मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, मोदी जी सुनते नहीं। समस्या वही की वही।
मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होकर के भी लगे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया जी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना तो दिया और बताया नहीं हो। न बोलने की परंपरा अंत तक निभाई। मोदी जी को जीत की बधाई भी मनमोहन सिंह जी ने मिस कॉल से दी। चुनाव हारने के बाद में गए थे 10 जनपद मनमोहन सिंह जी खड़ाऊ जमा कराने। आगे देखा राहुल गांधी क्रिकेट का लाइव मैच देख रहे हैं टेलीविजन पे। मनमोहन सिंह जी भी जाके बैठ गए। राहुल जी ने देखा कि जब आदमी स्कोर बताने वाला, अपडेट बताने वाला आ गया तो ये काम भी अपन क्यों करें, सो लेते। नींद आ गई। मनमोहन सिंह जी मन का चैनल भी नहीं देख सकते थे, क्रिकेट समझते नहीं, चैनल बदल नहीं सकते थे क्योंकि रिमोट सोनिया जी के पास था। राहुल जी की आधे घंटे बाद आंख खुली। देश कैसे चला 10 साल, आधे घंटे बाद आंख खुली राहुल गांधी की। उन्होंने पूछ लिया मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या, और तालियां तो मनमोहन सिंह जी के जवाब पे उठेंगी। बोले मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या। मनमोहन सिंह जी बोले राहुल जी आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। अब आप सुनने की मानसिकता में आ गए हैं तो मैं एक रचना आपको सुना दूं। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। अच्छी बात है कि आप लोग एक समागम करते हैं, तमाम घरों से निकल के लोग एक जगह आते हैं। मनुष्य मिलना जुलना जिस दिन बंद कर देगा उस दिन मनुष्यता के खत्म होने के खतरे हैं। आदमी जितना लैंग्वेज से सीखता है उससे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। यही कवि सम्मेलन आप YouTube पर सुनकर के आनंद नहीं ले सकते थे जितने इन महान लोगों को आप लाइव सुने। घरों से निकलिए, मिलिए। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। तकनीक का एक फायदा यह है कि उसने, बैठो भाई साहब, कोई बात नहीं, चलो ये तो पता लगा घर में कौन खिलाता। क्या जी, आदमी कर्म करता है तो फल भी भुगतने पड़ते हैं। जयपुर का जमाई है क्या, तो ये फाइल आप पढ़ दो, मैं खिला लाता हूं। तो क्या भाई, कहीं न कहीं जो है इस दुर्घटना में हमारा भी तो हाथ रहा। हम इनके पास नहीं आते तो ये उठ के क्यों जाते। तकनीक ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया, और अब तो मनुष्य को खुद से दूर कर रहा है। टेक्नोलॉजी का एक फायदा यह हुआ कि उसने आदमी की समझ बढ़ाई लेकिन सहनशीलता कम कर दी। तकनीक तेजी से बदलती है, इसलिए एक नुकसान यह हुआ कि पिताजी के अनुभव पुत्र के किसी काम के नहीं रहे। पुराना जो समय था उसमें संघर्ष था, दुविधाएं बहुत थी, कष्ट बहुत थे, लेकिन रोमांच बहुत था। आज के समय में तब सुविधाएं जुट गई लेकिन रोमांच खत्म हो गया। आपको ओडी में या मर्सिडी में या हैमर में वो सब आनंद नहीं आता होगा जो आपके पिताजी ने कभी आपको 100-150 रुपए की साइकिल दिलवाई थी। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, मैं वो रचना पढ़ता हूं। वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से आप पकड़ लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। हालांकि मैं कोई नॉस्टैल्जिक नहीं हूं कि पहले सब कुछ अच्छा था अब सब कुछ खराब है। आज ही ये शशिकांत कह रहा था, बोलो देखो भाई साहब कितना खराब जमाना आ गया। एक समय ऐसा था, मैं देवास में 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा शशिकांत अब ये संभव नहीं है क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। लेकिन चीजें तो बदली है। देखो तकनीक से चेतना भी आई है, टेलीविजन, कंप्यूटर, इन चीजों से हमने सीखा भी बहुत है। मैं तो अध्यापक था, एक स्कूल में सहज भाव से एक लड़की से प्रश्न कर लिया था। मैंने कहा बेटा ये बता कि राम लक्ष्मण तो ठीक लेकिन सीता जी वनवास क्यों गई। तो लड़की ने कही सीता के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। वे भी क्या दिन थे,
पुराना समय याद करो, छोटे छोटे गांवों से आप निकले, पहली पंक्ति से पकड़ेंगे, अच्छा लगेगा। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। क्या बात, वाह 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 वाह, बढ़िया पंक्ति भाई। और अगली पंक्ति में अगर मैंने टेक्नोलॉजी को आईना दिखा दिया होगा, इस पंक्ति की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ कवियों से उम्मीद है तब और समर्थन करना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। वाह, फेसबुक पर वाह 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 वाह। इन महनीय लोगों के लिए कवि सम्मेलन कोई धंधा नहीं। आप 2 पैसे देते हैं, हमारे बच्चे पलते हैं, अलग बात है। मैं आपको निवेदन कर दूं, हमारी कोशिश रहती है, हमारा मिशन है, सिर्फ कविता और शायरी से उम्मीद रह गई है। हमारी कोशिश रहती है जो मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। फिर तालियों से बताना दोस्तों दुनिया की कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। वाह, क्या बात है संपत भाई, वाह 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 वाह। यही वो लोग हैं जो धूप बनाने वाले लोग हैं। इन बुजुर्गों के जो सफेद बाल पक गए, अनुभव से उनका लाभ लो। पुराने समय के विरोधाभास देखें, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। अच्छी बात है, अच्छी बात है, वाह 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 वाह। खान पान शुद्ध था और यादाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। वाह 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 वाह, अच्छा है। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। भाई किस बात का टेंशन है पढ़ाई को लेकर के? राजनीतिज्ञों से सीखो, पढ़ लिख करके नवरत्न होने से अच्छा अनपढ़ रह करके अकबर बनो। हम कवि लोग बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई तनाव नहीं पालते। भाई बच्चे हैं, जब तक पास होते रहेंगे, पढ़ने जाते रहेंगे, जिस दिन फेल हो जाएंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। मातृभाषा, अब तो हिंदी बोलने में शर्म आती है। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी। और अगली पंक्ति का व्यंग इस जगह इस समय से ज्यादा समझ नहीं सकता समर्थन करना। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो मैं देख रहा था, कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी, बोले जब से वो धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता नहीं जैसे पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया हो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। और अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। पूंजीवाद नहीं, आवारा पूंजीवाद, जिसका एक कारण है मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर गया।
करोड़ों रुपया पास में है, उसके बावजूद चिंता रहती है कल क्या खाएंगे। अलमारी वार्डरोब कपड़ों का भर रहा है और आदमी तय नहीं कर पाता कि पहने क्या। क्या बात है, पहले ऐसा नहीं वाह, 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 था। वाह, बुजुर्ग वाह। लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उन बुजुर्गों को समर्पित है ये क्या बात है, व्यंग्य। संपत। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। है। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है। वाह। और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम खा हो। व्यंग देखें, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। मैं तो आज स्टेशन उतरा, कहीं परिचित मिल गए, बोले संपत सरल जी आपको यूट्यूब पे सुनते हैं, फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं, वैसे आप कहाँ के हो? मैंने कहा भैया शादी को 23 साल हो गए, कहीं के नहीं। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। बढ़िया 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 बात है। वाह 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 वाह। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और आम हिंदुस्तानी का मनोविज्ञान पकड़ना, डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। वाह 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 वाह। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसे देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और फिर जो चीज हमारे डीएनए में है, मोदी जी सुधार कहां से देंगे? तब तालियां चाहिए आपकी, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। मैं समापन की ओर बढ़ता हूं। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर हैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, उन्होंने एक शेर कहा कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। अच्छी बात है। वाह 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 वाह। शादी से याद आया तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती नागिन की धुन पर सपेरा नृत्य कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और सबसे मार्मिक जो बंद है इसका, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था।
टेलीविज़न का एक नुकसान ये और हुआ कि उसने सुनने वाली कलाओं को देखने वाली कलाएं बना दी। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बीना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते हैं। बहुत मोहब्बत आप लोगों ने दी। मैं इस लेख का समापन करता हूं। समापन पर तालियां जरूर बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। जितनी तालियां हैं वो अरुण के लिए और अशोक जी के लिए होंगी, जो मेरे विदा के टाइम बजाओगे आप। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। भाग सब रहे हैं लेकिन पहुंच कोई नहीं रहा। हंसते हंसाते हुए जीवन के एक बहुत बड़ी सच्चाई से कवि ने आपका परिचय कराया कि हम बहुत कुछ होने के अब एहसास को जी नहीं पाते, लेकिन जो कुछ छूट जाता है उसके लिए जिंदगी भर भटकते हैं। हमारे इटावा उत्तर प्रदेश का एक नौजवान कवि है कुमार मनोज, उसने बहुत अच्छी 4 पंक्तियां लिखी कि बहुत रोते हैं कि किताबों में खुदा ईश्वर पैगंबर ढूंढते हैं हम, हमारी बेयकीनी का नतीजा और क्या होगा, समंदर में खड़े होकर समंदर ढूंढते हैं हम। हमारा अभाव से जो नाता रहा है वो हम छोड़ नहीं पाते। आइए संपत सरल जी ने अगर ठाके ठीक लगवाए हों और अगर आपका मन आनंदित हो गया हो तो एक बार उन्हें ताली बजाकर बताइए कि आपने उन्हें कैसा सुना और कैसा स्वीकार किया। मैं जिन्हें आवाज़ देने जा रहा हूँ, इस कवि सम्मेलन का रस, दृश्य और तेवर तीनों परिवर्तित करना चाहता हूँ। जिन्होंने माँ की वंदना से इस काव्य समारोह की शुरुआत की, जिनकी सुरीली आवाज़ आप तक पहुँची, जिन्हें शब्द, स्वर और सौंदर्य तीनों भगवान ने उपलब्धि के रूप में दिया है। डॉक्टर सुमन दुबे इस देश में किसी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन आपके इस प्रांगण में मैं उन्हें 2 पंक्तियां भेंट कर रहा हूं कि इस रसवंती रात में सुन तेरी आवाज़। अगली पंक्ति जरा आपके मन की हो तो विशुद्ध जी यहाँ पर बैठी हैं, वहां से लेकर उस अंतिम छोर तक की तालियां चाहिए कि इस रसवंती रात में सुन तेरी आवाज़, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। बहुत खूबसूरत संचालन। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि समय की सीमा है। सीधे सीधे कविता ही मैं चाहती हूँ कि आपके हृदय तक पहुँचाऊँ। कोशिश करूँगी कि नया पढ़ूँ। आपके बीच में मुझे आदेश भी किया गया था कि कुछ नया सुनाइएगा। आइए अपनी बात यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि आज की शाम मैथिली शरण गुप्त जी के नाम से है। ये कवि क्या हैं, 4 पंक्तियों में कहती हूँ और यहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ। स्वागत डॉक्टर साहब। इस दुनिया के रंग मंच पर हम सब एक कहानी है। वाह। इस दुनिया के रंग मंच पर हम सब एक कहानी है, हम सब एक कहानी है। सांसें बंद अगर हो जाए रिश्ते सब बेमानी है, सांसें बंद अगर हो जाए रिश्ते सब बेमानी है। अक्षर के आराधक हम, अक्षर के आराधक हम, अपने तेवर तूफानी है। अक्षर के आराधक हम, अपने तेवर तूफानी है। हिंदुस्तान है जिनके दिल में वो सब हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान है जिनके दिल में वो सब हिंदुस्तानी है। फूल छोड़ कर कांटे चुनना कोई अच्छी बात नहीं, फूल छोड़ कर कांटे चुनना कोई अच्छी बात नहीं। रेत में जल के सपने बुनना कोई अच्छी बात नहीं, रेत में जल के सपने बुनना कोई अच्छी बात नहीं, कोई अच्छी बात नहीं। महफिल में आए हैं अगर तो, महफिल में आए हैं अगर तो वाह वाह कर
अच्छी बात नहीं, बिन ताली के कविता सुनना कोई अच्छी बात नहीं, कोई अच्छी बात नहीं। आपने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि हास्य व्यंग का इतना बड़ा कवि संपत सरल जी ने आपको जिस रस में डुबो दिया था, वहाँ पे अगर कोई गीतकार खड़ा होता है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सबके बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका इतना स्नेह मिला, पहली बार भी आपके बीच आई थी मैं। आइए 4 पंक्तियाँ श्रृंगार की कवित्री हूँ, मुझे जैसा कहा गया था कहना चाहती हूँ आपके बीच में। मैं सुबह की लाली हूँ, मैं सुबह की लाली हूँ, कहीं शाम न हो जाऊं। मैं सुबह की लाली हूँ, कहीं शाम न हो जाऊं। एक जख्मी कबूतर का पैगाम न हो जाऊं। एक जख्मी कबूतर का पैगाम न हो जाऊं। बस फिक्र है इतनी सी, बस फिक्र है इतनी सी, दिल दे तो दिया तुमको। मैं तेरी मोहब्बत में बदनाम न हो जाऊं। मैं तेरी मोहब्बत में बदनाम न हो जाऊं, बदनाम न हो जाऊं। लोगों ने कहा कि आप तो भी बहुत जल्दी गई थी, इस कार्यक्रम में दोबारा जा रही हैं, तो मेरे मन में ये पंक्तियाँ आई थी कि आपका स्नेह मुझे यहाँ खींच लाया है। आलोक जी ने बड़े मन से कवि सम्मेलन सजाया और मैंने तुरंत कहा कि नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। वो तेरी का मतलब आलोक जी है। शशिकांत जी, देखिए मैं नहीं, इनसे कुछ नहीं कह सकती। शशिकांत जी नहीं, मेरा पूरा नाम शशिकांत जी यादव है और तुम उत्तर प्रदेश में रहती हो। स्वागत, सुनाइए। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बहुत खूबसूरत कवि सम्मेलन चल रहा है। बातें बहुत कर सकती हूँ, कवि सम्मेलन हो सकता है, लेकिन ये कविता सम्मेलन चल रहा है और आप मन से सुन रहे हैं, इसलिए ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि शशिकांत जी ही कहना चाहिए और कुछ नहीं कहना चाहिए। आइए कुछ मन की पंक्तियाँ आपके बीच में पढ़ती हूँ और हो सकता है तालियाँ ना बजे, लेकिन मेरी बात आपके हृदय तक ज़रूर पहुँचेगी। इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ ये पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ। सुनिए। स्वागत, स्वागत डॉक्टर साहब। पल दो पल के इस जीवन में, पल दो पल के इस जीवन में एक कहानी हो जाए। पल दो पल के इस जीवन में एक कहानी हो जाए। आओ दिल के राजमहल में राजा रानी हो जाए, राजा रानी हो जाए। और हमारी मातृशक्तियाँ उपस्थित हैं, उनके चरणों में समर्पित करती हुई ये पंक्ति हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। माँ के 1 रुपए का कोई मोल नहीं दे सकता है। लोग कह रहे हैं मंचों से कविता खत्म हो रही है, इसलिए जब आप मन से कविता सुन रहे हैं तो मैं अपनी मन की बात आपके बीच रख रही हूँ, सुनिएगा। माँ के 1 रुपए का कोई मोल नहीं दे सकता है, मोल नहीं दे सकता है। चाहे हम टाटा बन जाए, चाहे हम टाटा बन जाए या अंबानी हो जाए। आओ दिल के राजमहल में राजा रानी हो जाए, राजा रानी हो जाए। और बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है आपका, थोड़ा सा इको कर दीजिए ज़रा सा मेरे सुनने में। ये शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। और बड़े मन से, बड़े प्यार से श्रृंगार के नाम लिखा है, सुनिएगा। शाहजहां जैसा है तू तो, शाहजहां जैसा है तू तो, मैं भी हूँ मुमताज महल। शाहजहां जैसा है तू तो, मैं भी हूँ मुमताज महल, मैं भी हूँ मुमताज महल। आओ दोनों ताज
ताजमहल की, आओ दोनों ताज महल की अमर निशानी हो जाए। आओ दिल के राजमहल में राजा रानी हो जाए, राजा रानी हो जाए। मुझे यकीन है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आपका आशीर्वाद भी मिल रहा है। कहते हैं लोग कि गीतों में तालियां नहीं बजती हैं। मेरा मानना है कि आप खो जाते हैं। शायद अगर अच्छी बात आप तक पहुंचती है तो आप कहीं ना कहीं खो जाते हैं उस गुनगुनाहट में, उस भाव में। आइए, अंतिम मन में जब जाती हूँ कहीं घर छोड़कर तो मेरा मन क्या कहता है। मैं गाजीपुर के पास, बनारस के पास गाजीपुर है। मैं बनारस आप जानते हैं कितना मशहूर है। ये शेर कहना चाहती हूँ आपके सदन में। जब मैं घर से निकलती हूँ बाहर तो मेरा मन क्या कहता है। स्वागत। मन का पंछी बोल रहा है, लौट चले अब घर को सुमन। मन का पंछी बोल रहा है, लौट चले अब घर को सुमन। लौट चले अब घर को सुमन। सुबह बनारस और अवध की, सुबह बनारस और अवध की शाम सुहानी हो जाए। आओ दिल के राजमहल में राजा रानी हो जाए, राजा रानी हो जाए, राजा रानी हो जाए। और आइए इसी के साथ साथ बहुत जल्दी से एक प्यारा सा गीत जो मेरा मन हो रहा है आपको सुनाने का, सुनाती हूँ। मेरा मानना है श्रृंगार की कवयित्री हूँ। अगर आपको ये राजा रानी वाला भजन अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजाकर इन्हें बताओ। बहुत बढ़िया। कितने धार्मिक लोग बैठे हैं यहाँ। ऐसे ही बढ़िया। जब कविता की बात होती है तो ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज भी आपने मुझे बहुत मन से सुना है। आइए गीत पढ़ती हूँ और गीत से पहले कहना चाहती हूँ, मेरा मानना है श्रृंगार की कवयित्री हूँ कि श्रृंगार वो है जिसे पूरे परिवार के सामने पढ़ा जा सके और पूरे परिवार के साथ बैठकर सुना जा सके। क्या बात। आइए एक ऐसा ही मन का गीत आपके सदन में रखती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और सच्चा लगे तो आप सबका आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाना चाहूँगी। सुनिएगा, गीत सुनाती हूँ। सारी दुनिया की नजरों में गीत गजल की रानी हूँ। जो जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी हूँ। सारी दुनिया की नजरों में, सारी दुनिया की नजरों में गीत गजल की रानी हूँ, गीत गजल की रानी हूँ। जो जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी हूँ। जो जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी हूँ, वो गंगा का पानी हूँ। और एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही चाहूँगी। सुनिएगा। मेरी सांसों में रहता है, कविता और श्रोता का क्या संबंध होता है वो रखती हूँ इस बात में। मेरी सांसों में रहता है, कैसे कह दूँ दूर हूँ मैं, कैसे कह दूँ दूर हूँ मैं। मेरी सांसों में रहता है, कैसे कह दूँ दूर हूँ मैं, कैसे कह दूँ दूर हूँ मैं। पल पल बस अपने प्रियतम की चाहत में मगरूर हूँ मैं, चाहत में मगरूर हूँ मैं। पल पल बस अपने प्रियतम की चाहत में मगरूर हूँ मैं, चाहत में मगरूर हूँ मैं। वो मेरे दिल का राजा है, वो मेरे दिल का
राजधानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी हूँ। और देखिए श्रृंगार पढ़ रही हूँ तो श्रृंगार क्या है, मैं एक स्त्री हूँ, पूरे श्रृंगार की बात आपके सामने रखती हूँ, लेकिन कितने सलीके से रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत अक्सर। मेरी जुल्फ अगर खुल जाए बादल घिरने लगते हैं, बादल घिरने लगते हैं, मेरी जुल्फ अगर खुल जाए बादल घिरने लगते हैं, बादल घिरने लगते हैं, तपती रेत के आंगन में झरने से झरने लगते हैं, झरने से झरने लगते हैं, जून की दोपहरी जून की दोपहरी हूँ, जून की दोपहरी हूँ, शिमला की शाम सुहानी हूँ, जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी हूँ। और अंतिम बंद में श्रृंगार की पराकाष्ठा क्या है सुनेगा, और आपको लगे कि सच कहने की इसका साहस किया है, हिम्मत की है, तो आप सबका आशीर्वाद जरूर चाहूंगी। सुनेगा आखिरी बंद में। उसको और नहीं कुछ भाता मेरी सूरत के आगे, मेरी सूरत के आगे, उसको और नहीं कुछ भाता मेरी सूरत के आगे, मेरी सूरत के आगे, मैं दिन भर बैठी रहती हूँ उसकी मूरत के आगे, उसकी मूरत के आगे, मैं दिन भर बैठी रहती हूँ उसकी मूरत के आगे, उसकी मूरत के आगे, वो मेरा गिरधर नागर है, वो मेरा गिरधर नागर है, मैं मीरा दीवानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी।